Good morning, students. Just give me 2 minutes. I am about to reach the academy. We'll be starting with the discussion of PCM paper. PCM का physics part 25 questions. We'll start with उसका discussion. Yes, students.
I think I should share the complete screen. Yes, this is the question paper. फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है. सेकेंड क्वेश्चन क्या हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसका सॉल्यूशन ग्रुप पे भी मिलेगा इमेजेस में. 90 डिग्री वाला क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा वगैरह सब कुछ करके u cot थीटा आंसर आया था. सो दिस वी हैव डन इन आवर बैच. दिस इज डन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. थर्ड आ गया बच्चों आपको? थर्ड आ गया? यस. फोर्थ आ गया? फोर्थ आ गया? फोर्थ भी आ गया. वेरी गुड. फिफ्थ? फिफ्थ भी आ गया. क्या बात है, सबको क्लियर है पांचों क्वेश्चंस? पहले पांचों क्वेश्चन सबको क्लियर है? फिफ्थ बताओ. ठीक है, फिफ्थ देखते हैं. अब पार्टिकल मूव्स वगैरह वगैरह इसको लेते हैं बोर्ड पे. PCM पेपर क्वेश्चन नंबर 5. Particle moves with a constant speed v along a regular hexagon A B C D E F. निकाल लेते हैं हेक्सागन की डायग्राम, अच्छे से निकाल लेते हैं. रेगुलर हेक्सागन ऐसा दिखेगा. ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये चौथी साइड, ये पांचवी साइड और ये छठी साइड. ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, रेगुलर हेक्सागन. इसका नाम देना है ए बी सी डी ई एफ. अब हमें बोला है ए से सी तक मूव होने तक. जब पार्टिकल ऐसे ए टू बी जाएगा और बी टू सी जाएगा तब तक के उस पाथ पे, मतलब इफेक्टिवली वो ए टू सी जा रहा है, उस इसमें हमें पूछा है उसका एवरेज वेलोसिटी. सो फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी. अच्छा, साइड ऑफ द हेक्सागन की कोई वैल्यू दी है क्या? रेगुलर हेक्सागन की साइड की कोई लेंथ वगैरह कुछ तो दी नहीं है अपने को, तो हमें कुछ तो लेंथ की वैल्यू लेनी पड़ेगी. मान लो मैं L इज द लेंथ ऑफ द हेक्सागन, L इज द साइड लेंथ. ठीक है, तो एवरी साइड इज L. ओके, एवरी साइड इज L ऐसा मान लेते हैं. तो फ्रॉम ए टू सी हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. वेलोसिटी एवरेज का मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट? मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी एवरेज. अच्छा, मॉड ऑफ वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट ये खुद वेक्टर क्वांटिटी होती है डिवाइडेड बाय टाइम. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इज ए सी बार. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज ए सी बार, ए से सी तक जाने के लिए, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम. इस चीज का पूरे का मॉड लेना है. अब टाइम तो स्केलर ही क्वांटिटी है, तो इफेक्टिवली वो किस चीज का मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बार इज लेंथ ए सी. तो ए सी डिवाइडेड बाय टाइम, ए सी डिवाइडेड बाय टाइम इतना करना है. आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखना. इज इक्वल टू, अब एसी की लेंथ, एसी की लेंथ आप थोड़े से ज्योमेट्री से निकाल सकते हो. एसी की लेंथ आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो. कैसे ज्योमेट्री अप्लाई करोगे? ये एंगल 120 डिग्री होगा, ये पता है. तो यहां से ये जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करेंगे तो ये दोनों जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे वो 30 60 90 वाले ट्रायंगल बन जाएंगे. लाइक दिस एंगल विल बिकम 30 डिग्रीज और ये एंगल विल बिकम 60 डिग्रीज. तो 30 60 90 वाला ट्रायंगल बन जाएगा. तो 30 60 90 ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ये L बाई 2 हो जाएगी, हाइपोटेनस L है इसलिए. और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, दिस विल बी √3 L बाई 2.
तो इस हिसाब से अब आप कैलकुलेशन करने पे आएंगे तो AC डिवाइडेड बाय टाइम चाहिए आपको। तो टाइम को तो अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं। AC की लेंथ आपको समझ आ रही है, डबल ऑफ √3L/2, डबल ऑफ √3L/2, दैट इज √3L, ये AC की लेंथ आ रही है। अच्छा, अब मैं डिनोमिनेटर में टाइम निकालने पे मेहनत करूंगा। टाइम कैसे जाएगा? टाइम जाएगा A से B जाने का टाइम प्लस B से C जाने का टाइम। सो A से B जाने का टाइम कितना है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड v दी हुई है, तो L/v टाइम A से B जाने को लगेगा और L/v टाइम B से C जाने को लगेगा। देखिए, आर यू क्लियर विद द डिनोमिनेटर? दो स्टेप्स में जा रहा है ना, A से B जा रहा है और B से C जा रहा है, क्योंकि अलोंग द हेक्सागोन जा रहा है ना, ऐसा डायरेक्टली नहीं जा रहा है, अलोंग द हेक्सागोन मतलब हेक्सागोन के साइड्स पे वो जा रहा है, A टू B, B टू C ऐसे जा रहा है। तो डिनोमिनेटर समझा क्या स्टूडेंट्स जिन्होंने सवाल पूछा था? A से B जाने का टाइम और B से C जाने का टाइम, टोटल टाइम ले लिया। क्लियर है? चलो बस, अब देखिए फाइनल कैलकुलेशंस इसके क्या आ रहे। तो इज इक्वल टू, न्यूमरेटर है √3L, डिनोमिनेटर में सेम चीज डबल दो बार ऐड हुई है तो 2L/v, LL कैंसिल हो रहा है एंड यू आर गेटिंग द आंसर √3v/2। लिख लीजिए जिनको ये डाउट था राइट नाउ। चलिए 6, 7, 8, 9, 10, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके भी बुकलेट में है, मुझे याद आ रहा है जहां तक, समवेयर देयर इन योर बुकलेट आल्सो। स्लोप नेगेटिव ई पॉइंट पे आएगा तो सेकंड ऑप्शन आंसर। अच्छा, कल पेज पीछे जा रहा है थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वाटर ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, टैप 5 मीटर, थर्ड ड्रॉप इज लिविंग एट एन इंस्टेंस व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, हाउ फार above the ground is the second drop at that instant? देखो मुझे तो लग रहा है ये गैलीलियो लॉ से आ जाएगा, क्योंकि रेगुलर टाइम इंटरवल ये वर्ड देखते ही आपको गैलीलियोस लॉ की याद आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रॉप्स फॉल हो रहे हैं, तो ड्रॉप को कोई फेंका नहीं गया है, राइट? ड्रॉप ड्रॉप वाटर के ड्रॉप फॉल हो रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। फ्रॉम 5 मीटर मतलब वर्डिंग से समझ आ रहा है कि यू जीरो लेना है, ठीक है, यू जीरो लेना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, तो सर्टेनली हम गैलीलियोस लॉ लगा सकते हैं, स्पेशली बिकॉज रेगुलर इंटरवल्स में ये ड्रॉप हो रहे हैं इसलिए। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम निकालूं तो डायग्राम मेरी क्या ऐसी बन जाएगी स्टूडेंट्स? इट्स लाइक ये मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड से मैं 5 मीटर ऊपर, 5 मीटर ऊपर से ड्रॉप डाल रहे, तो अभी तीसरा ड्रॉप बोल रहे कि वो जो टैप है, टैप से तीसरा ड्रॉप जस्ट अभी गिरने में है,
और पहला ड्रॉप पहुंच चुका है, पहला ड्रॉप पहुंच चुका है जमीन पे, तो दूसरा ड्रॉप कहीं तो हवा में रहेगा, दूसरा ड्रॉप कहीं तो हवा में रहेगा। ओके, तो क्या आपको ये समझ रहा है अगर मैं ऐसे लिखूं आगे कि हम्म, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं x बोलूं, और यहां से यहां का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं y बोलूं, तो ये डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हुए हैं, क्योंकि x डिस्टेंस कवर हुआ है दूसरे तीसरे ड्रॉप के बीच में का टाइम, और y डिस्टेंस कवर हुआ है पहले दूसरे ड्रॉप के बीच में का टाइम। तो ये डिस्टेंसेस, यस, ये डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर हुए। अब u कहाँ जीरो है? u एकदम टैप में से जब पानी गिर रहा है तब जीरो है, तो वहां से लेके पहला डिस्टेंस x है और उसके अगले का डिस्टेंस y है, तो सीधी बात है कि x:y का रेशियो 1:3 रहेगा बाय गैलीलियोस लॉ। तो x:y इज 1:3 बाय गैलीलियोस लॉ, ये इसकी सबसे आसान मेथड रहेगी। सो इन अनदर वर्ड्स, यस, एज जैसे ग्रुप पे आया है, देयरफॉर y को ही हम 3x भी लिख सकते हैं। देयरफॉर x प्लस y जो डिस्टेंस टोटल 5 है, उसको ही x प्लस 3x इज इक्वल टू 5 कर दीजिए, तो 4x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1.25 मीटर्स आ रहा है। हमें पूछा है y, है ना, सेकेंड ड्रॉप कितना ऊपर है, तो वी आर आस्क्ड टू फाइंड y, राइट, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस y, तो our answer will be y is equal to 3x, that is triple of 1.25, that is 3.75. Kalpesh, clear? क्वेश्चन नंबर 6 था, 7th भी इजी लग रहा है। Want me to wait for this solution लिखना है? ठीक है, लिख लीजिए। देवयानी ने वेट, देवयानी से याद आया, बोर्ड्स में कितने स्टूडेंट्स है बेटा? 95% के ऊपर मिलने वाले बहुत लोग हैं अपने पास, मुझे पता है, एकदम टॉप क्लास स्कोर करने वाले, बट एग्जैक्ट नंबर मैं अपने मेडिकल बैच से जानना चाहता हूँ। बाप रे, बहुत सारे, तो अपन पोल से ही पता कर लेंगे फिर। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोई सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स है क्या? इज देयर एनी सीबीएसई स्टूडेंट? से यस इफ देयर इज एनी सीबीएसई स्टूडेंट्स, एनी सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, तो मैं एक पोल लेना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट नो। अभी जो स्टेट बोर्ड का रिजल्ट लगा उस हिसाब से हम पोल लेते हैं। लेट मी जस्ट टाइप द ऑप्शंस, इट्स अबाउट एसएससी परसेंटेज। 95 और अबव, 95 और अबव वाले स्टूडेंट्स है अपने पास, देन 92 95 वाले हैं कुछ,
and then 80 to 90 और नहीं तो CBSE और ICSE अदर बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स अगर है क्या, ICSE हो CBSE हो ऐसे, तो should I publish this result or not? आई थिंक अपन ही सब लोग है ना, क्या प्रॉब्लम है पब्लिश करने में। yes. अच्छा, अदर बोर्ड के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके yes. जल्दी जल्दी पोल का जवाब दो, बोर्ड परसेंटेज स्टूडेंट्स, SSC वाले सबका जवाब चाहिए मुझे। नन ऑफ दिस ऑप्शन है तो ही आप नहीं टिक करोगे तो मैं समझूंगा कि आपको 80% से कम है, क्योंकि 80 के नीचे का ऑप्शन मैंने रखा नहीं है। अरे बाप रे, 9 स्टूडेंट्स हैं 95 और अबव वाले, 18 स्टूडेंट्स हैं 90 टू 95 वाले अपने बैच में। 16, 9 और 18 कितने, 27 और 16 43 और 24 67। अभी भी 14 लोग ऐसे हैं, 10 13 लोग ऐसे जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब मैं मान रहा हूँ कि 13 लोगों को 80 से कम है, और 27 लोग हैं जिनको 90 या 90 से ऊपर है। फैंटास्टिक। 27 लोगों को 90 या 90 से ऊपर है। जिनको 95 और अबव है अपने परसेंटेज टाइप करोगे क्या बेटा, एग्जैक्ट परसेंटेज? किसी को 97 है, किसी को 96 पॉइंट समथिंग है। नेहा को 97.40, आदित्य 96.6, रजिया 96.4, ज्ञानेश्वरी के 97.6 है, क्या बात। तनिष्क भी 97 के पास है, देवयानी एग्जैक्ट 97। जयदीप, बाप रे, जयदीप प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक नहीं की ना? जयदीप को सच्ची 98.8 है क्या? क्या बात है, बहुत ही सुपर्ब स्कोर, एकदम 99 ही हो गया ऑलमोस्ट। और ओम को भी 96 है, हर्षल को 97.4। साक्षी कहाँ है? साक्षी है क्लास में कि नहीं है? साक्षी क्लास में नहीं है अभी, उसको 100% मिल गया। बाप रे, आपका मस्त है, आप लोग के बैचेस का। हमारे टाइम पे कभी किसी को इतने परसेंटेजेस मिला ही नहीं करते थे। मैं वन ऑफ द बोर्ड टॉपर्स था, मुझे 94 से कम थे। पूरे महाराष्ट्र में किसी को 95 नहीं थे। अभी तो देखो हमारे अपने क्लास में 95 के ऊपर कितने लोग हैं। हमारे टाइम पे पूरे महाराष्ट्र में 95 के ऊपर किसी को नहीं मिला करते थे। और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में किसी को 85 के ऊपर नहीं मिला करते थे, 80 भी नहीं मिला करते थे। किसी को 75 80 मिल गए तो वो मतलब ऐसे एकदम महान लोग माने जाते थे। तो अभी आजकल आजकल मार्क्स बढ़ते जाते हैं। हाँ, जैसे भी मिले हो मार्क्स तो मिले ना, मार्कशीट तो आ गई आपकी बिना एग्जाम के भले आई हो, लेकिन मार्कशीट तो मिली है आपको। लाइफ लॉन्ग का एक मिल तो गया है कि चलो इतने परसेंटेज मार्क्स है, मौज है, मजा ही है। यस यस, पहले 75 का टॉपर रहा करता था। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को अगर नया लग रहा है तो आप पूछिए जाके अपने नाना जी दादाजी को कितने परसेंटेज थे। उनको मैट्रिक हुआ करता था, कुछ कुछ लोगों को 11th स्टैंडर्ड ही मैट्रिक हुआ करता था, जैसे 10th का बोर्ड है वैसा उनका 11th का बोर्ड हुआ करता था। तो वो बोलेंगे देखो हमारे टाइम पे 77 पे टॉपर था, ऐसा बोलेंगे।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, उस टाइम पढ़ाई नहीं करते थे, उस टाइम स्ट्रिक्ट चेकिंग होता था, चेकिंग स्ट्रिक्ट होता था, मार्क्स इतने इजीली नहीं दिए जाते थे, चेकिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट होता था। चलो हम आते हैं अपने पेपर डिस्कशन पे, कंटिन्यू करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। somebody had asked another doubt, I think not doubt, 8 10th के आसपास किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं, 8th और 9th शुरू के चैप्टर्स के हैं, इजी क्वेश्चन है। 10th भी इजी है आई बिलीव। 11 एंड 12, ओके हाँ, 11 एंड 12 क्वेश्चन ऊपर है। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज, इसमें थोड़ा सा दम है। टू फोर्सेस 30 60 पी वगैरह वगैरह वगैरह। दो 30 और 60 क्या, तीसरा फोर्स पी न्यूटन का, एक्टिंग एट अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, इफ द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू इज 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाते आनी चाहिए इसकी पहले तो। देखो, एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट आपको निकालना है, एंड आर इन इक्विलिब्रियम मतलब तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। चलो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ फोर्सेस। एक फोर्स है ये 30 न्यूटन वाला, ठीक है, ये 30 न्यूटन का फोर्स, और 60 न्यूटन का फोर्स है उससे 60 डिग्री एंगल पे। जो 60 न्यूटन का फोर्स है वो एक्ट कर रहा है उससे 60 डिग्री एंगल। हाँ सो इन दोनों में एंगल 60 डिग्री है। और तीसरा फोर्स कहाँ है हमें पता नहीं, कहीं तो और होगा। तीसरा फोर्स इज पी न्यूटन, दिस इज तीसरा फोर्स, दैट इज पी, उसकी वैल्यू है इन न्यूटन्स। इस तरीके से वो एंगल्स भी हमें पता नहीं है, ठीक है, ये जो एंगल्स है हमें पता नहीं है। बट एक बात पता है कि तीनों फोर्सेस, ऑल थ्री थ्री फोर्सेस थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम है, मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब किसी को लग रहा होगा कि लैमिस थ्योरम यूज करे क्या, तो लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर देखो दो दो एंगल हमें अननोन है, दो दो एंगल हमें अननोन है, एक ही एंगल 60 डिग्री पता है, तो बाकी दोनों एंगल हमें पता नहीं है। तो फिर लैमिस थ्योरम यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है, उससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन लैमिस थ्योरम से ज्यादा इजियर मेथड है मेरे पास, मैं आपको इजियर मेथड बता देता हूँ। तो देखो, ये जो 30 न्यूटन फोर्स है इसको कुछ एक नाम दे देते हैं अपन, कुछ तो भी एक नाम दे देते हैं, तीनों फोर्सेस को एक नाम देते हैं। मान लो ये पी है, इस पूरे वेक्टर को पी बार नाम दे दो, इसको क्यू बार नाम दे दो, और इसको आर बार नाम दे दो, तो चलेगा। तो अब थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पी बार, क्यू बार और आर बार ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एडिशन इनकी 0 हो जाएगी। ये स्टेप समझ आई? इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों की वेक्टर एडिशन 0। अब हमें चाहिए पी बार, तो देखिए पी बार को मैं एक साइड रख रहा हूं और बाकी दोनों फोर्सेस दूसरे साइड भेज दो, तो माइनस क्यू बार माइनस आर, और माइनस साइन कॉमन, क्यू प्लस आर को भेज दिया दूसरे साइड, क्यू प्लस आर को भेज दिया दूसरे साइड। अब देखो मैं आपको उसके डायग्राम भी निकाल के देता हूँ चाहिए तो। क्यू प्लस आर की डायग्राम कैसी होगी, ये रेड कलर से देखिए, ये क्यू प्लस आर ये ऐसा फोर्स हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से। ये जो रेड कलर का है वेक्टर, ये क्यू बार प्लस आर बार है, क्यू बार प्लस आर बार, उसका एग्जैक्ट उल्टा, एग्जैक्ट अपोजिट, माइनस साइन मतलब अपोजिट, तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट पी बार होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। आई डायग्राम समझ में?
आई डायग्राम समझ में? यस, बस अब अगर ये डायग्राम समझ में आ गई है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्योंकि अब अगले स्टेप में मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ले रहा हूँ। तो p बार का मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज माइनस ऑफ q बार प्लस r बार का मैग्नीट्यूड। देयरफॉर p बार का मैग्नीट्यूड इज सेम एज q बार प्लस r बार का मैग्नीट्यूड। ठीक है, q बार प्लस r बार का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये माइनस साइन जो है, माइनस साइन मैग्नीट्यूड में आएगी नहीं, क्योंकि माइनस साइन से बस डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड तो बदलता नहीं है। देयरफॉर अगली स्टेप देखिए, पी बार का मैग्नीट्यूड पी, क्यू प्लस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2qr cos थीटा, ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है। तो ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्यू की वैल्यू 30 है, आर की वैल्यू यहाँ 60 है, 2 इंटू 30 इंटू 60 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती, यहाँ 60 डिग्री एंगल है तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ। जस्ट कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। 30 30 में हर एक में से कॉमन ले सकता हूँ, ये इजी मेथड। 30 कॉमन लिया तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचा, यहाँ 2 का स्क्वायर बचा, यहाँ बचा 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू हाफ। ये 30 30 कॉमन आया, 30 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 30 अंडर रूट, मुझे लिख रहा है कितनी वैल्यू बची है, 2 2 ये कैंसिल होगा, 1 और 4 और 2 7, so 30√7 is the answer। ठीक है, या आर रिजल्टेंट नहीं है, या इस पे मत जाना, नाम पे मत जाना, आर फॉर रिजल्टेंट नहीं है, यहाँ पे पी क्यू आर तीनों के एडिशन 0 है। इस तरीके का रिलेशन बन रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम में दिया। चलो, 12th क्वेश्चन। 12th में ये अच्छा क्वेश्चन दिया था। ये क्योंकि डायरेक्टली जाना पहचाना ग्राफ नहीं है, सोच समझ के आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था। क्या सोचना पड़ेगा, देखिए, ग्राफ रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ अ बॉल rebounding from a horizontal surface being released मतलब छोड़ दिया इसको, तो u0 है, from a point above the surface, मतलब डायग्राम कैसी है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे कहीं पे इनिशियल पॉइंट है, जहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 से इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। okay? अच्छा, ये रिबाउंड होगा तो क्या सेम हाइट पे होगा, क्या सेम हाइट पे रिबाउंड होगा क्या, ये हमें सोचने वाली बात है। क्या सेम हाइट पे, तो ग्राफ पर से मुझे पता चल रहा है कि वो सेम हाइट पे रिबाउंड नहीं होगा, कम रिबाउंड होगा। देखो, बॉल रिबाउंड होगा कुछ मान लो इस हाइट तक पहली बार में, फिर वापस बॉल नीचे आएगा, फिर वापस रिबाउंड होगा कुछ कम हाइट तक, फिर वापस बॉल नीचे आएगा, फिर वापस रिबाउंड होगा कुछ कम हाइट तक। तो एकदम ये रियल लाइफ सिचुएशन है, क्योंकि रियल लाइफ में हमेशा एनर्जी का लॉस होगा, जब भी वो ग्राउंड से कोलिजन करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, तो वो कम कम हाइट तक रिबाउंड होते जाएगा, कम कम हाइट तक रिबाउंड होते जाएगा। और इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन की कर्व लाइन, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो ग्राफ इज कर्व्ड, और अपने फिजिक्स के ऐसे रिलेशंस में ग्राफ कर्व्ड है तो पैराबोलिक ही होगा। कर्व्ड ग्राफ जो रहता है ये पैराबोलिक ही होता है। तो अब कौन से रिलेशन में, कौन से फॉर्मूला में पैराबोलिक ग्राफ आता है, हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में u को 0 कर देंगे तो सिर्फ 80 आता है, लेकिन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u को 0 कर देंगे तो हाफ एटी स्क्वायर बचता है। तो पैराबोलिक ग्राफ दिखते ही हमें समझना चाहिए कि टी स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट यही आंसर है।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यही एक जवाब होना चाहिए, बात तो यही खत्म हो जाती है वैसे। हाँ, अब ये कर्व हमेशा के कर्व से थोड़ा अजीब उल्टा क्यों दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए। उल्टा क्यों दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जमीन से बॉल को नहीं फेंका है, बॉल ऊपर से फेंका है। बॉल ऊपर से है तो बॉल ऊपर से उसकी डिस्प्लेसमेंट देखिए। मैं आप पॉइंट्स के कुछ नाम दे देता हूँ। मतलब जो इनिशियल पॉइंट है उसको मैं ए नाम देता हूँ, बाद में जो बॉल यहाँ पे आया तो इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ, उसको सी नाम देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो ये पूरी जो हाइट है, पूरी जो हाइट है, इसको नाम मैं कुछ तो भी एच नाम देता हूँ। द कंप्लीट हाइट इज एच। ओके, तो आप देखिए बॉल जब स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट होते समय कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे जो है दिस इज अ स्टार्ट टाइम, ग्राफ में देखिए स्टार्ट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो मानते हो, बॉल हिला ही नहीं है अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बॉल हिला ही नहीं है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब थोड़े टाइम बाद बॉल हिल रहा है, बॉल नीचे आ रहा है, तो अब नीचे डिस्प्लेसमेंट तो वैसे निगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ग्राफ में उन्होंने ऊपर ग्राफ दिखा है। इसका मतलब क्या है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। मतलब बॉल नीचे जाना, इसकी डिस्प्लेसमेंट को वो पॉजिटिव मान रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे, तभी ये ग्राफ आएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। क्या मुझे आप बता सकते हैं ये टाइम पे बॉल कहाँ है? ये क्वेश्चन मार्क जो मैंने किया, इस टाइम पे बॉल कहाँ पे है? बॉल कहाँ पे है? कैन यू गेस? ये जो मैंने अभी अभी ग्राफ पे क्वेश्चन मार्क किया, उस टाइम पे बॉल कहाँ पे? ग्राउंड पे है। परफेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखाई है। देखिए ना, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब बॉल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का कब हो, कहां पे होगी? जब वो ऊपर से छोड़ा गया बॉल ओ पॉइंट से सबसे दूर कहां पे है? जब ग्राउंड पे है तभी है। सो दिस इज हैपनिंग एट ग्राउंड। ओके, जब बॉल ग्राउंड पे है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच है। तो ये जो वैल्यू है आपकी एच वैल्यू होनी चाहिए, दिस वैल्यू आपकी एच होनी चाहिए, समझे? अब उसके बाद जब बॉल रिबाउंड हो रहा है, उसके बाद जब बॉल रिबाउंड रहे तो वापस ओ पॉइंट पे आ नहीं रहा है, तो सबसे नजदीक कहां पे आ रहा है बॉल? रिबाउंड होने के बाद ओ पॉइंट से सबसे नजदीक, मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओ ए है। ओके, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओ ए है। तो रिबाउंड होने के बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रही है, दिस वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो आपको दिख रही है, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू इस यहाँ पे बॉल इज एट पॉइंट ए एंड दिस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ ए। ओके, ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ ए। ओके, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ ए। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? उसके अगला जो छोटा सा आपको ये दिख रहा है, दिस थिंग, यहां बॉल की डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा है क्योंकि ओ बी और बड़ी वैल्यू है। दिस वैल्यू इज ओ बी और बड़ी वैल्यू है क्योंकि ओ से बी दूर है, तो ओ बी इज अ हाइयर मोर डिस्प्लेसमेंट। देन आगे यहाँ पे जो आएगा वो ओ सी आएगा, है ना? तो ये एट पॉइंट बी है, ये एट पॉइंट सी है, तो ओ सी डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे बॉल दूर जा रही है। वेलोसिटी इसलिए नहीं क्योंकि वेलोसिटी का तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा ना, वेलोसिटी के फॉर्मूला में टी स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा इसलिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको वेलोसिटी का एग्जैक्ट ग्राफ चाहिए विद द सेम नोटेशन, सेम कन्वेंशन कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके अगर आपको वेलोसिटी का ग्राफ चाहिए तो मैं निकाल देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये देखिए, एकदम स्टार्टिंग में वेलोसिटी कैसी होगी? और दूसरी बात तो वेलोसिटी की तो डायरेक्शन भी बदलती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं बदल रही है बट वेलोसिटी की तो डायरेक्शन भी बदलती है। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो शुरू में वेलोसिटी जीरो है, फिर वो ग्राउंड तक आते आते वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ऐसा ग्राफ आएगा। फिर ग्राउंड से रिबाउंड होने के बाद सडनली वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी वेलोसिटी, और थोड़ी कम होगी क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा, तो रिवर्स हो जाएगी और कम होगी। फिर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, ऐसा ग्राफ आएगा। फिर से रिवर्स होगी, फिर से रिवर्स, लेकिन फिर से कम, फिर से रिवर्स, और फिर से कम। ऐसा ग्राफ हमने क्लास में देखा था कभी, तो भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको।
तो ये रहेगा वेलोसिटी का। तो दो चीजें अलग है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के वर्सेस वेलोसिटी। एक चीज है कि वेलोसिटी का ग्राफ कर्व नहीं है, वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट है, क्योंकि उसमें टी स्क्वायर की टर्म नहीं है। तो दूसरी बात, वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती निगेटिव भी होती, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजिशन से ऑलवेज सेम डायरेक्शन का रहेगा। ये अपने कल के वो भी क्वेश्चन जैसा हो गया, आपके पीसीबी वाले, आपके नीट वाले 8th क्वेश्चन जैसा भी हो गया कि किसकी डायरेक्शन बदलती है। तो देख सीधे आपको दोनों ग्राफ में पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही बदल रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। बना लीजिए। और बी का और डी का ग्राफ भी वैसे ही रहेगा। मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, तो बस मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्राफ का शेप बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन का ग्राफ ऐसे ही रहेगा, लिख लीजिए। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती ना। तो यहाँ v इज नॉट स्पीड ना, वेलोसिटी है। मैंने कहा स्पीड लिखा है, वेलोसिटी का ग्राफ है ये। स्पीड का ग्राफ और भी अलग रहेगा, स्पीड का ग्राफ कभी निगेटिव नहीं होगा। ऑप्शन में स्पीड पूछते तो हम वो भी बता देते हैं। हमको पता है नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी, स्पीड के ग्राफ में नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी। स्पीड का ग्राफ चाहिए आपको तो तीसरा, हमने ये बात कर चुके हैं, हम ये रिपीट हो रहा है, राइट। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ये बातें हम रेगुलर डिस्कशन में ही कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी नहीं स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए था, तो स्पीड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो आएगा कुछ इस तरीके से। ये ऐसे बढ़ते जाएगा पहले स्ट्रेट, फिर कम हो जाएगा ऐसे पॉजिटिव, फिर और कम हो जाएगा, रिबाउंड करते समय एनर्जी लॉस हो रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी, फिर इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ है। नीचे नहीं जाएगा वो ग्राफ एक्सिस के, हमेशा पॉजिटिव रहे। अब एक ही ऑप्शन बचा है, सी ऑप्शन एक्सेलरेशन। उसकी तो कोई बड़ी टेंशन ही नहीं है, वो तो ग्राफ सबको पता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। तो एक्सेलरेशन वाला जो ग्राफ रहेगा इट विल बी लाइक अ कांस्टेंट वैल्यू। अगेन साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव कांस्टेंट की निगेटिव कांस्टेंट। तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा। ये जो जी की वैल्यू रहेगी वही कांस्टेंट वैल्यू उसका ग्राफ रहेगी। क्लियर। 5 ग्राफ हो गए आपके डायग्राम में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड स्पीड। 5 चीजों के ग्राफ है अभी बोर्ड पे इस सिचुएशन के। क्लियर। चलिए आगे बोलिए। 13, 14, 15, 13, 14, 13 इज इजी, क्लास हुआ है ऐसा आपके पास। 14 इज ऑल्सो आई बिलीव इजी। 14 इज इट इजी और नॉट? 14 चाहिए कुछ लोगों को।
two bodies begin to fall from rest from the same height 2 seconds apart. How long after the first body begins to fall the two bodies will be 40 मीटर apart? देखो सेम हाइट बोला है लेकिन कितनी हाइट है ये नहीं बताया है हमें, तो अच्छा खासा ऊपर ले लो, जमीन से बहुत ऊपर किसी हाइट पे ले लीजिए, अच्छा खासा जमीन से ऊपर कहीं से आप ड्रॉप कर रहे हो. हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट बॉडी बिगिंस टू फॉल द टू बॉडीज विल बी 40 मीटर अपार्ट, ये सवाल है. okay. देखो मैं यहाँ पे टाइम जीरो ऐसे दिखा रहा हूँ, टाइम जीरो पे ये पहली बॉडी यहाँ पे है. ओके, फर्स्ट बॉडी जिसको मैं बॉडी को नाम ए दे रहा हूँ. जैसे लंबा सा ग्राउंड निकालने दीजिए ताकि हम अलग अलग टाइम की सिचुएशंस वहां पे डिपिक्ट कर सके. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट टाइम जीरो. जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तो दूसरी बॉडी फॉल होने में होगी, तब तक पहली बॉडी ऑलरेडी अच्छा खासा कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, पहली बॉडी आगे होगी. ठीक है, अब और कुछ टाइम बाद, और कुछ टाइम बाद जो कि टाइम की वैल्यू हमें पता नहीं है, तब तक ऐसा होगा कि बी बॉडी भी कहीं तो नीचे गिर चुकी है, ए बॉडी भी और ज्यादा नीचे कहीं तो गिर चुकी है, और इनमें का जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर है. ए और बी में का डिस्टेंस 40 मीटर है. तो हमें ये टाइम फाइंड करना है, ये टाइम हमें फाइंड करना है कि किस टाइम पे ए और बी में का डिस्टेंस 40 मीटर. ये समझा? क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम समझ आ गई तो बोलिए पहले. यस, ठीक है. चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है. क्वेश्चन कैसे आसान है, यहां तक का ए का जो डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहले तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेता हूं ताकि सब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो, कोई टेंशन ना रहे आपको. ये जो डिस्प्लेसमेंट है पहले ऑब्जेक्ट की, ए की डिस्प्लेसमेंट जो है ओरिजिनल पॉइंट से, उसको नाम मैं S1 दे दूं, उसको नाम S1 दे दूं. दिस इज डिस्प्लेसमेंट S1. और शुरू से जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको नाम दे देते हैं S2. तो डायग्राम से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि S1 बड़ा है और S1 माइनस S2 जो है वो 40 मीटर है. S1 माइनस S2 भी है 40 मीटर है. हाँ, एक बात किसी ने बोल दी है कि आंसर 2 सेकंड से बड़ा चाहिए, ये बात तो समझ आनी चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग से पूछा है. आफ्टर द फर्स्ट बॉडी बिगिंस टू फॉल, फर्स्ट बॉडी बिगिंस टू फॉल मतलब 0 सेकेंड, वहां से टाइम पूछा हुआ है, तो आंसर ये बड़ा आना चाहिए. राइट, आंसर ये 2 सेकेंड से बड़ा आना चाहिए, तो 3 या 4 सेकेंड आंसर है. ये बात तो क्लियर है. चलो एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं, हमें क्या है उसमें. अब S1 इज इजी टू फाइंड, सबका U जीरो है, सबको ड्रॉप किया है, फॉल कर रहे हैं, फ्रॉम रेस्ट है, फ्रॉम रेस्ट है मतलब सभी का U भी जीरो है, फ्रॉम रेस्ट है मतलब सबका U भी जीरो है. तो फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा लिख रू, हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर. पहले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U जीरो है, एक्सेलरेशन G है, डाउनवर्ड में लिया है तो डायरेक्टली पॉजिटिव हाफ GT स्क्वायर. और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ इंटरेस्टिंग स्टेप, ये जिसको समझ गई उसको क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा. दूसरे को 2 सेकेंड लेट डाला है वो, तो उसको ओवरऑल कितना टाइम मिला, अभी तक T टाइम नहीं मिला, T से 2 कम, T-2. वेरी गुड, ये बात समझ गई तो पूरा सवाल समझ गया. ये देखिए, ये स्टार वाली स्टेप समझी क्या. शुरू से लेके हम जहां तक देख रहे हैं वहां तक पहले बॉल को T टाइम मिला है, लेकिन दूसरा बॉल 2 सेकेंड बाद छोड़ा गया था, तो उसको कितना टाइम मिला ट्रैवल करने को, उसको सिर्फ T-2 सेकेंड ही ट्रैवल करने को मिला है, तो उसके टाइम में T-2 लेना पड़ेगा. अब तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब बन रहा है क्या, तो सॉल्व कर लीजिए. हाफ जी की वैल्यू कितनी होती है, जी को 10 लेंगे तो हाफ जी 5 होगा.
रहा ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दीजिए और एकदम आसानी से आपका कुछ इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक भी नहीं रह रहा है क्योंकि टी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो आपका जो इक्वेशन बन रहा है वो 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 8 बन रहा है। तो 4t इज इक्वल टू 12 बन रहा है। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। नहीं, 2 सेकेंड कम मिलेंगे उसको बेटा। t+2 नहीं आएगा, 2 सेकेंड कम मिलेंगे ना। दूसरा बॉल जल्दी छोड़ा है कि लेट छोड़ा है, तो ये बता। जल्दी छोड़ा है कि लेट छोड़ा है? लेट छोड़ा है। लेट छोड़ा है तो टाइम ज्यादा मिलेगा उसको कि कम मिलेगा? कम मिलेगा ना, तो इसीलिए कम हो जाएगा ना, t-2 हो जाएगा। ये कितना टाइम उसको मिला है हवा में रहने को, वो टाइम होगा ना बेटा, छोड़ने के बाद। उसको टाइम तो कम मिला है, इसीलिए तो कम डिस्टेंस कवर किया बेचारा। बी बॉल कम ही डिस्टेंस कवर कर पाया। ये बॉल तो जल्दी छोड़ा था तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाया। चलो आगे देखिए। 15, 16, 17, 16 हमने देखा था कल। आपके भी टेस्ट में था ये। 17, 18, 17 भी हमने क्लास में किया है, याद आ रहा है किसी को? 17 भी क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन हमने क्लास में, आपके ब्रेन टीजर में भी है आई बिलीव। इंजीनियरिंग वालों के भी एएलपी प्रॉब्लम्स में है ये, आपके ब्रेन टीजर में है। किसी ने पूछा था, ये सवाल हमने क्लास में किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन आपके ग्रुप पे भी है। ग्रुप पे अभी भी इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ, आपको चाहिए तो। सबको स्क्रीन दिख रही है तो मैं ढूंढ के सॉल्यूशन भी क्विकली दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मीडिया में अच्छा खासा पहले मिलेगा। पूरा प्रोजेक्टाइल के पहले मिलेगा कहीं तो भी। इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये डाउनलोड होने को? I don't know why it is taking so much time to load, but I am 100% sure इसका सॉल्यूशन आपको ग्रुप में है, मिलने वाला है। ओके, क्योंकि ये क्लास में किया हुआ और मैंने अपलोड किया हुआ स्नैपशॉट लेके, मुझे याद है एग्जैक्टली। पिछले भी टेस्ट के शायद पहले किया होगा ये क्वेश्चन, पिछले टेस्ट के भी पहले किया हुआ है। 4 जुलाई के पहले कहीं आपको मिलेगा, 1, 2 जुलाई, 3 जुलाई के आसपास के इसमें आपको इसका मिल जाएगा। ढूंढ लेना बेटा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। 18, 18 आया। 18 टफ, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। आई होप आपको आ गया होगा। बताना है, इशिता को नहीं आया ये क्वेश्चन, 18th वाला। बहुत लोगों को नहीं आया होगा ये। इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर।
खुशी की बात यह है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब जो डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड है वो अलग 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 इसमें है। पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से है, बाद में विथ यूनिफॉर्म स्पीड है, और बाद में विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है एंड कम्स टू रेस्ट। जब भी ऐसा सवाल हुआ करता था आपको याद होगा, बेस्ट वे टू डू दिस इज वीटी ग्राफ हम निकाला करते थे, क्योंकि वीटी ग्राफ से हमें क्लियर समझ आ जाता है कि कौन से टाइम पे वो एक्सेलरेट हो रहा है, कब सेम स्पीड से जा रहा है और कब डिसेलरेट हो रहा है। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां निकालू तो पहले एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ग्राफ विल बी लाइक 0 स्पीड से स्टार्ट करके कहीं तो जाएगा ऐसे ग्राफ, बाद में वो कांस्टेंट इससे जाएगा और बाद में वो डिसेलरेट हो रहा है, तब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो मैंने सोच समझ के एकदम यहाँ पे ग्राफ बनाया है। डिसेलरेशन का ग्राफ मैंने ज्यादा खींचा है क्योंकि आपको वैल्यूज भी गिवन है डिस्टेंसेस की। अब डिस्टेंस क्या होता है वीटी ग्राफ का, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन मान के डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, ये मान के एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो दिस एरिया इज एस, शुरू का एरिया एस है क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ये एरिया जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तब का 2s है, और आगे का एरिया जब रिटार्डेशन हो रहा है तब का एरिया 3s है। अब तीनों के टाइम अलग अलग होंगे, तीनों के टाइम अलग अलग होंगे, तो मैं टाइम को ऐसे लिख लूं बच्चों, ये इंटरवल मान लो t1 टाइम का है, ये मान लो t2 टाइम है, और ये जो टाइम है ये t3 टाइम है। तीनों टाइम इंटरवल्स को मैंने t1 t2 t3 इंटरवल्स को देखो, हाँ मैंने दिखाया है टाइम इंटरवल्स को t1 t2 t3 ऐसे लिया है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम स्पीड है इसको मैं v नाम देता हूँ, ठीक है, v नाम दे रहा हूँ, v मैक्सिमम जो स्पीड है उसको v नाम देते हैं। तो क्या आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है? जैसे S इज एरिया ऑफ पहला ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस है t1 और हाइट है v। वैसे ही दूसरा जो है, दूसरा तो रेक्टेंगल है, तो 2s इज व्हाट, रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और तीसरा जो है 3s, ये हो जाएगा, ट्रायंगल है तो हाफ, बेस है t3 और हाइट है v। ठीक है, तीनों एरिया 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 इक्वेट करती है, तीनों इक्वेट नहीं किया, मतलब हाँ जो जो एरिया थे उसको इक्वेट कर दिया। अब क्या इन इक्वेशंस पर से मुझे टाइम का संबंध मिलेगा कुछ? कैन आई गेट सम टाइम रिलेशन फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस? देखिए पहले दो इक्वेशंस पर से मुझे क्या मिलता है, पहले दो इक्वेशंस पर से मुझे क्या मिलता है, पहले दो इक्वेशंस पर से मुझे क्या मिलता है? पहले इक्वेशन का 2 अगर आप ट्रांसफर कर दो तो 2s हो जाएगा, तो 2s और 2s इक्वल हो रहा है, तो t1 इंटू वी की वैल्यू इज सेम एज t2 इंटू वी की वैल्यू, देयरफॉर t1 और t2 टाइम इक्वल मिल रहे हैं, t1 और t2 टाइम इक्वल हो गए। मान लो उसको मैं t टाइम बोल देता हूँ, तो ये टाइम को भी t बोल दिया और ये टाइम को भी t बोल दिया, दोनों इक्वल हो गए। ओके, जब अगले का सवाल है तो अगले इक्वेशन पर से देखिए, 3s इज इक्वल टू 3s इज इक्वल टू हाफ t3 इंटू वी, तो 3 इंटू, अब s की वैल्यू में अगर पहले इक्वेशन पर से इसमें पुट करो तो s की वैल्यू है हाफ टीवी, हाफ टीवी, ठीक है, t1 को ही t लिया है ना हमने, तो हाफ टीवी इज इक्वल टू हाफ t3 इंटू वी। अब देखिए दोनों साइड हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है, वी कैंसिल हो रहा है, देयरफॉर t3 की वैल्यू हमें मिल रही है थ्राइस t। ध्यान से देखिए t3 की वैल्यू मिल रही है थ्राइस t। t3 ज्यादा टाइम है, t3 ये बड़ा टाइम है, ओके, 3t इतना टाइम है। इतना गणित समझ आ गया सबको? इतना गणित सबको समझ आ रहा है? देख लीजिए तीनों एरियाज पर से तीनों टाइम का संबंध, क्योंकि टाइम इंटरवल्स अलग अलग हो सकते हैं, t1 t2 t3 में पता नहीं था कि कौन किसको इक्वल है नहीं है, तो उनमें का संबंध हमने एरिया के इक्वेशन पर से निकाल सके।
ठीक है। और v का फॉर्मूला क्या बना है यहां से, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। v का फॉर्मूला क्या बना है, कोई भी इक्वेशन पर से ले लीजिए, मान लो सेकेंड इक्वेशन पर से ले लेते हैं, तो v का फॉर्मूला यहाँ पे बना हुआ है हमारा, v का फॉर्मूला बना हुआ है 2s डिवाइडेड बाई t, ये v का फॉर्मूला बना है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पर से भी ले सकते हैं। v का फॉर्मूला यह बना हुआ है 2s डिवाइडेड बाय t। अब आ जाइए असली क्वेश्चन पे। एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो पूछा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो पूछा हुआ है, तो v एवरेज डिवाइडेड बाय v। ठीक है, मैक्सिमम को ही मैंने v बोला है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ये v जो है, इसी को हमने डायग्राम में v करके दिखाया ग्राफ के अंदर। मैक्सिमम वेलोसिटी जो अचीव हुई थी वो, उसी को भी, तो v एवरेज डिवाइडेड बाय v। ध्यान से देखना, v एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। और v का फॉर्मूला अभी अभी मैंने ग्रीन कलर से आपको दिखाया है, v का फॉर्मूला बना है मैक्सिमम का 2s बाई टी। ठीक है, 2s बाई टी। अच्छा, न्यूमरेटर में बहुत ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस है वो। तो हाउ मच इज दैट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s प्लस 2s प्लस 3s, ये टोटल हो गया ना। तीन स्टेज में पूरा जर्नी हुआ था, तो s 2s और 3s ये हो गया टोटल। और टाइम कितना हुआ, टाइम देखो डायग्राम पर से मिल रहा है, टाइम हो जाएगा पहले का t, दूसरे का t, और तीसरे का 3t, सो t प्लस टी प्लस 3t, इस तरीके से। तो यहां से अपना आंसर आने वाला है। तो अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 6s डिवाइडेड बाय 5t, और नीचे आ रहा है 2s डिवाइडेड बाय t। s और t कैंसिल होके आपका 3/5 आसानी से आंसर आ जाए। इतना आसानी से नहीं, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ी, बट आंसर आपका आ रहा है। ये बेस्ट है, इससे इससे ज्यादा और कोई भी मेथड करोगे थोड़ी लंबी होगी। दिस इज बेस्ट। जिसको ये एक वीटी ग्राफ समझ आ गया तो ये बेस्ट मेथड है, बट बेस्ट मेथड भी थोड़ी लंबी ही है, इसलिए ये टफ क्वेश्चंस में काउंट होगा। ये ग्रुप पे डाल दूंगा, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, रुक जाइए, जगह छोड़ दीजिए चाहिए तो। दिस आई विल पुट ऑन द ग्रुप, ताकि आप इसको, क्योंकि इसको कॉपी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हो गए डाउट्स बेटा, कि और कोई डाउट बचा है? 25 तक और देखिए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एनी डाउट्स रिमेनिंग? बीस में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी 20 में कुछ है नहीं ज्यादा। 20 में स्लाइटली कैलकुलेशन करना है। वी स्क्वायर वाला दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन से फॉर्मूला में अपना वी स्क्वायर आता है इक्वेशन ऑफ मोशन में। इक्वेशन ऑफ, देखो पूछा है आपको एक्सेलरेशन, और हर ऑप्शन में कांस्टेंट वैल्यूज है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेना है आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेना है। इसका मतलब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन तो लगा ही सकते हैं, तो यू कैन क्लियरली अप्लाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये u जो होता है ये इनिशियल होता है, तो आप डायग्राम में ही देखिए, डायग्राम में इनिशियल ये है ना, इनिशियल है, तो यही वैल्यू यू स्क्वायर की वैल्यू है, समझ रहे हो। और 0.6 किलोमीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, और ये जो है ये v स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद की वेलोसिटी का स्क्वायर 900 है, तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। 900 v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू 4600 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस की वैल्यू 0.6। बस इसको शिफ्ट करके a फाइंड करो। जहाँ तक मुझे दिख रहा है -3700 डिवाइडेड बाय 0.6 का डबल, मतलब 1.2। इसको आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है, तो
तो यही आंसर -3084 के आसपास आ रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये था होमवर्क में था, संस्कारी सिंह ये होमवर्क क्वेश्चंस में था। चलो तो हो सकता है, आगे बताइए। इंटीजर टाइप में एनी क्वेश्चंस 21, 22, 23, 24, 25 में? यस, वेरी गुड। इसी के लिए मैं 23 डिस्प्ले पे रख रहा हूँ। 23 क्वेश्चन में दो आंसर्स आएंगे, दो अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर्स आएंगे, और क्यों अलग अलग आंसर आएंगे ये मैं बता देता हूँ। प्रिसाइजली स्पीकिंग ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, ये कहीं तो कोई तो भी आया हुआ है क्वेश्चन, कहीं तो आया हुआ है ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन परफेक्ट नहीं है, क्वेश्चन में गड़बड़ हो चुकी है, और उस गड़बड़ की वजह से दो आंसर्स को करेक्ट दिया गया। ये करेक्शन हमने कर दिया है। आपका 21.60 भी आंसर करेक्ट दिया जाएगा, और जिन्होंने 16.00 लिखा है उनको भी आंसर करेक्ट मिलना चाहिए। 16.00 जिन्होंने आंसर लिखा है उनको भी करेक्ट मिलना चाहिए। तो दोनों जवाब क्यों अलग अलग आ रहे हैं ये आप बोर्ड पे देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको, जो गिवन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कंपेयर कीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा आता है, इसलिए ये tan थीटा की वैल्यू आपको 12 मिल गई। ओके, और दूसरी जो टर्म आती है -g/2u² cos स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म यहाँ पे -3/4 आ गई। तो अब इससे क्या सॉल्व हो रहा है, जी की वैल्यू उन्होंने आपको 10 दे के रखी, तो -10 आपको दे के रखी अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। u स्क्वायर, तो u² cos स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर है, u cos थीटा। u cos थीटा ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, u cos थीटा ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वो वैल्यू 3 दे के रखी है आपको। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अरे तो ये तो सभी वैल्यू गिवन है, तो आप देखिए -5/9 इज इक्वल टू -3/4। ये तो गलत आ रहा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब ये सवाल ही गलत है, आप समझ लीजिए, सवाल की मिस्टेक समझ गए आपको। दो अलग अलग वैल्यूज दे रहा है आपको, कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, इम्पॉसिबल है। कभी 5/9 इक्वल टू 3/4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, दो अलग अलग वैल्यूज है, तो ये इम्पॉसिबल। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये u cos थीटा की वैल्यू 3 देना और ये वैल्यू 3/4 देना, ये जो दोनों चीजें हैं यही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो पहले तो आपको एक्सपेक्ट करना है कि ये बोनस दिया जाएगा, लेकिन आपको आंसर लिख के आना है, तो कोई भी एक तरीके से आंसर निकाल के आप आ सकते, इसलिए हमने दोनों को सही जवाब दिए। किस तरीके से दिए, एक तो आप u cos थीटा को 3 मान के चलिए, उससे आंसर निकालिए। तो वन थिंग इज कि अगर u cos थीटा को हम 3 मान के सही चलते हैं, और जो g/2u² cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो 3/4 है, फिर उसको गलत मान के चलना पड़ेगा, वो रॉन्ग मान के चलेंगे। तो अगर ये मान के चलते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, देखिए u cos थीटा इज 3। अब tan थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, tan थीटा की वैल्यू आप समझते हो ux/uy भी होती है, ux/uy नहीं सॉरी uy/ux ना, uy/ux हो जाएगा, uy/ux होता है tan थीटा। तो इससे आपको u cos थीटा मतलब ux है, तो इससे आपको uy मिल रहा है, uy मिल रहा है 12 इंटू 3 दैट इज 36। और इससे आपका रेंज का फॉर्मूला 2ux uy/g लगाइए, तो आपको 2 इंटू 3 इंटू 36/10, इससे आपका एग्जैक्ट आंसर 21.6 मीटर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने लिया है कि u cos थीटा इक्वल टू 3,
इस चीज को गलत मान के चलते, क्योंकि दो चीज कॉन्ट्राडिक्ट करे तो दोनों में से एक ही सही हो सकती है और एक गलत हो सकती है। तो किस चीज को सही मान के चलेंगे ये स्टूडेंट्स? ये मान के चलेंगे कि 2u² cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 है। तो अब इससे आप u cos थीटा फाइंड कीजिए, इससे आप u cos थीटा फाइंड कीजिए। तो u cos थीटा का होल स्क्वायर इससे आ रहा है आपका क्या 3/2 30/2 30/2 आ रहा है क्या? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो आ रहा है 10 इंटू 4/3 इंटू 2554 20/3 आ रहा है। 20/3 ये u cos थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ओके, तो इस मेथड से अगर आप आगे बढ़ते हैं, इस मेथड से आप आगे बढ़ते हैं, सेम तरीके से जा सकते हैं। तो देन यू आर गोइंग टू गेट आंसर एज 16.00। 16 मीटर इसका आंसर है। तो दोनों को सही दिया जाए, तो कोई चिंता नहीं है। मीनवाइल आदित्य राउत ने एक क्वेश्चन डाला हुआ है चैट पे। बेटा ये क्वेश्चन प्योरली इंजीनियरिंग वालों के लिए है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज, मैंने जो पीडीएफ दी है उसमें एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके फॉर्मूले है आपके लिए, बट दिस इज टू मच एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये अपने चैतन्य बुकलेट में भी इसकी हमने थ्योरी भी नहीं दी हुई है यहाँ पे। इसका ये रीजन है कि कभी भी नीट में ये सवाल नहीं पूछे गए, ना ये एनसीईआरटी में है, ना ये कभी नीट में इसके सवाल पूछे जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तिरछे प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल करने का क्वेश्चन आता है। उसको एक लेक्चर में अच्छे से डिटेल समझा सकते हैं, लेकिन वो जेडब्ल्यू वालों को बताएंगे। उसमें भी जेई मेंस में तो क्वेश्चन निग्लिजिबल आते हैं, जेई एडवांस के लिए वो क्वेश्चन आते हैं, तो वो जेडब्ल्यू बैच को पढ़ाएंगे, वो चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है। तब तक आपकी हम ज्यादा जो सिलेबस में है उसी की प्रैक्टिस हम ज्यादा कर रहे हैं। जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए, तो ऐसे प्रैक्टिस हमारी चल रही है। एक छोटी सी एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो कि मैं हेडिंग में देते आया हूं कुछ दिनों से, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाए थे। इलास्टिक कोलिजन वाला क्वेश्चन आप पहले बोर्ड पे देख लीजिए, 5 मिनट में मैं समझाऊंगा मस्त चीज, फिर आप लिख लेना। इलास्टिक कोलिजन वाला क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल में मैं इलास्टिक कोलिजन, जैसे हमने 1D में इलास्टिक कोलिजन किया था स्टूडेंट्स, याद आ रहा है आपको? 1D में इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको कैसे डायग्राम निकाल के दी थी? इलास्टिक कोलिजन का पहले तो मतलब रिवाइज कर लेते। इलास्टिक कोलिजन का मेन मतलब था कि नो एनर्जी लॉस, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी लूज नहीं होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होगी, इसका मतलब क्या है पता है? बॉल जिस हाइट से गिरा था, बॉल जिस हाइट से गिरा था, जैसे गिरा था, वापस रिबाउंड उसी हाइट तक होगा, वापस उसी हाइट तक रिबाउंड होगा ऊपर जाते समय, फिर वापस वहीं से गिरेगा, फिर वापस उसी हाइट पे रिबाउंड होगा। इस तरीके से ये होगा 1D मोशन में, ये हमने थोड़ा सा देखा था। अब ऐसी चीज मैं प्रोजेक्टाइल में आपको कुछ तो भी बताना चाह रहा हूं। ये बताने का रीजन इतना ही है क्योंकि अपने नीट के भी सिलेबस में इलास्टिक कोलिजन है, फिजिक्स में आगे के चैप्टर में आने वाला है, लेकिन अभी क्योंकि उसका प्रोजेक्टाइल से संबंध है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं जस्ट एज एन इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर नाउ। देखिए, हम ऐसे प्रोजेक्टाइल यहाँ पे फायर करेंगे विथ यू बार वेलोसिटी एट सम पर्टिकुलर एंगल थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल जाने वाला है इस तरीके से स्टूडेंट्स, दिस प्रोजेक्टाइल इज गोइंग टू कम लाइक दिस, इस तरीके से। ओके, तो अब ये जमीन से कोलाइड होने वाला है, ये प्रोजेक्टाइल जमीन से कोलाइड होने वाला है, ये प्रोजेक्टाइल जमीन से कोलाइड होने वाला है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये प्रोजेक्टाइल फ्लाई करते करते आ गया, उसके बाद क्या होगा? कैन यू गेस? द फैक्ट इज ये एकदम ऐसे ही आगे जाएगा, ये एकदम ऐसे ही आगे जाएगा और ऐसे ही आगे जाते रहेगा फॉर एवर। सेम हाइट का, सेम रेंज का, नया नया ऐसे पाथ वो आगे आगे आगे, जहां तक रास्ता है उसको दिख रहा, जहां तक रास्ता है वहां तक ये ऐसे डिस्कवर करते जाएगा।
जितना उसके पास स्पेस है ग्राउंड पे वैसे वो आगे जाते ही रहेगा। okay? मतलब अगर ये चीज h है हाइट, तो ये भी h होगी हाइट, ये भी हाइट h होगी, ये भी हाइट h होगी, एटसेट्रा। और अगर ये रेंज r है तो ये भी रेंज r होगी, ये भी रेंज r होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इस पे आसान सा सवाल ऐसा क्या पूछ सकते हैं आपको, जैसे अगर इस पे क्वेश्चन पूछना ही है, अगर एग्जाम में आपको इस पे सवाल पूछना है तो मैं क्या सवाल पूछूंगा, सवाल मैं आपको पूछूंगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि मान लो u की वैल्यू दे दी है आपको, ओके, एंगल दे दिया 45 डिग्री दे दिया, u की वैल्यू दे दी कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू दे दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से मान लो ये जो रेड कलर का जो पाथ है, या इसके आगे समुंदर है, मान लो मैंने जस्ट ऐसा मन से सवाल बना लिया, नाइस, इसके आगे सी है, ओके, इसके आगे सी है और यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है। तो ये जो बॉल फेंका हुआ है ये ऐसे 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 कुछ कुछ करके जाएगा और बाद में सी में गिर जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं, मान लो 180 मीटर का डिस्टेंस है, 180 मीटर का डिस्टेंस है, तो क्वेश्चन मैं आपको क्या पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी टाइम्स बॉल, प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे एक बॉल है मान लो, बॉल कोलाइड्स विद द ग्राउंड, कोलाइड्स विद ग्राउंड, ये सवाल है, सोचिए, ट्राई कीजिए ये सवाल। हाउ मेनी टाइम्स बॉल कोलाइड्स, वाह, इतने जल्दी आंसर आ गया कुछ लोगों का, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, थीटा, थीटा भी सेम होते जाएगा, हर बार प्रोजेक्टाइल का थीटा भी सेम होते जाएगा, बिल्कुल सही बात है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में एनर्जी लॉस होता है बेटा, ये रियल सिचुएशन नहीं है, ये आइडियल सिचुएशन है, ओके, ये एग्जैक्टली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्टली रियल लाइफ में सेम हाइट पे वापस नहीं आता है, रियल लाइफ में हमेशा एनर्जी लॉस होता है। तो ये रियल क्वेश्चन नहीं है, ये आइडियल वाला क्वेश्चन है। तो आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आपको रेंज फाइंड करनी है। तो इस बार की रेंज आपकी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मतलब साइन 90 डिग्री बाय जी, इसके हिसाब से आपका 20 स्क्वायर बाय 10, मतलब 40 मीटर की रेंज आ जा रही है। आपको सीधा देखना है, 40 मीटर से ये 4 बार स्ट्राइक करेगा, मतलब एक्चुअली एग्जैक्ट डायग्राम क्या होने वाले, देखो ये 40 मीटर, ये 40, जगह मेरे पास कम पड़ रही है, मुझे वापस से इरेज करके थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। इट्स लाइक आप क्या समझ गए, रियल डायग्राम इज गोइंग टू बी लाइक, ये बॉल ऐसे स्ट्राइक हो जाएगा, एक बार 40, दूसरी बार और 40, तीसरी बार और 40, चौथी बार और 40, और पांचवी बार और 40 करने जाएगा तो अब सी के अंदर गिर जाएगा, ओके, सी के अंदर गिर जाएगा, समझ रहे हो। मैं सवाल और घुमा फिरा के क्या पूछ सकता था, मान लो मैं वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दूं, 190 मीटर दे दूं, तो भी आंसर तो 4 बार ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यही आएगा, राइट। अब मैं सवाल पूछ सकता हूं, सवाल पूछूं कि समुंदर के किनारे से बॉल कितना दूर आगे गिरेगा, समुंदर के किनारे से बॉल कितने मीटर दूर जाके गिरेगा। नए नई वैल्यूज मैंने चेंज करी है, देखो मैंने वैल्यूज थोड़ी चेंज करी है, क्वेश्चन में 190 मीटर कर दिया है मैंने जानबूझ के, ओके, तो कितना दूर ये गिरेगा, कैन यू फाइंड कि ये सी में कितना अंदर गिरेगा, okay? ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क, यस यू कैन फाइंड, क्योंकि वो आप 40 40 40 करोगे तो 200 हो जाएगा टोटल, तो 200 में से 190 मीटर का ग्राउंड डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 10 मीटर, तो ऐसे मस्त इजी सुपर नाइस क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, राइट। 30 जो रहेगा वो पांचवी बार प्रोजेक्टाइल करेगा, तो 30 वाला वो ग्राउंड पे होगा, 30 ग्राउंड पे होगा, लेकिन 10 वो अंदर, 10 वो सी के अंदर जाएगा,
राइट। तो सी के अंदर वाला जो आंसर आएगा ये अगर आपको पूछते हैं तो ये 10 मीटर्स हो जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा, इसके अलावा जब वॉल से प्रोजेक्टाइल होता है तो अनादर, ये जस्ट आप एज अ फैक्ट याद करिए, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया ग्राउंड से, ठीक है। ग्राउंड पे जब कोलिजन हो रहा है तब, अगर ये प्रोजेक्टाइल वॉल से कोलाइड हो रहा है कहीं पे, ठीक है, ये जो मैंने पीडीएफ आपसे शेयर की है ना, इसमें भी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ओके। अगर ये इलास्टिक कोलिजन इसका कहीं वॉल के साथ हो गया, वॉल के साथ हो गया, जैसे मान लो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैंने रख दी वॉल, यहाँ पे मैंने वॉल रख दी और यहाँ पे ये ग्राउंड है। बाकी क्वेश्चन एकदम सेम तरीके से है कि यू बार ऐसा है और थीटा ऐसा है, तो बॉल को वैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बॉल यहाँ तक गिरा, ग्राउंड से कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन, नो एनर्जी लॉस, वापस उतनी ही हाइट पे गया, वापस यहाँ पे आया। लेकिन अब क्या होगा, अब जब वो और बॉल ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, तो रास्ते में वॉल आ गई, रास्ते में वॉल आ गई। रास्ते में अगर वॉल नहीं होती तो बॉल कैसे जाता था, अगर वॉल नहीं होती तो बॉल ऐसे सीधा जाता था, लेकिन वॉल है, वॉल है तो वॉल से कोलाइड होके बॉल वापस आएगा। एकदम परपेंडिकुलर वॉल है, जमीन को परपेंडिकुलर ऐसी वॉल है, ओके। तो फॉर आवर इंफॉर्मेशन, बॉल का रास्ता क्या होता है पता है क्या, एकदम मिरर रिफ्लेक्शन जैसा होगा, मिरर रिफ्लेक्शन जैसा होगा। मतलब बॉल, वॉल नहीं होती तो बॉल जितना आगे जाता था उतना ही असली में बॉल पीछे आके गिरता है, उतना ही बॉल असली में पीछे आके गिरेगा। हरी बात समझ में, उतना ही बॉल असली में पीछे आके गिरेगा। और बाद में वापस उसी हाइट पे जाएगा, क्योंकि कहीं पे कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो फिर से वो उसी हाइट पे जाएगा, ऐसे इस तरीके से। कहीं पे एनर्जी लॉस नहीं है तो वापस वो उसी से, जैसे बॉल आगे जाता था वैसे ही वो पीछे आ रहा है, तो मिरर रिफ्लेक्शन। तो मैं थ्योरी में शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ कि मिरर रिफ्लेक्शन जैसा हो जाएगा। मिरर में जैसा प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, उस तरीके से ये बॉल रिफ्लेक्ट होके वापस आते जाएगा। माइंडेड ये सब तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा तब। हरी बात समझ में, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप बोलोगे तो मैं क्लास में लूंगा कल, नहीं तो तक कोई ये जरूरी नहीं है। इसके क्वेश्चन वो पीडीएफ में है, मैंने आपसे शेयर करी हुई है, उस पे इसके अच्छे अच्छे नाइस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस पीडीएफ में बनाए हुए हैं। सो वी आर ऑन टाइम, वी विल स्टॉप हियर। ऑफिशियली चैप्टर नीट लेवल का हमने मोर देन फिनिश कर चुके हैं। वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन। Tomorrow we will start our next chapter, relative motion. काइनेमेटिक्स में हमें छोड़ा हुआ था रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन, वो हम कल से डिटेल्स में देखना स्टार्ट करेंगे। चलो स्क्रीन रखता हूं मैं 2 मिनट तक, कोई ये लिख रहा होगा तो लिख लिया होगा तो आप एग्जिट भी हो सकते हैं। गुड डे स्टूडेंट्स, बाय।